तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज हम लोग क्लास 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर 1। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि हमको पता कैसे चलेगा कि अगर मान लो हमें कोई भी कंपाउंड दे दिया गया तो हम पहचानेंगे कैसे कि वो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि नहीं। तो मतलब अगर पूछा जाए कि बेसिक डेफिनेशन अगर हम जाने कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, तो हमारी बेसिक डेफिनेशन है ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए और कोई दूसरा एलिमेंट है तो कोई बात नहीं। हमने क्या बताया, डेफिनेशन हमारी क्या है। डेफिनेशन बच्चा क्या है, देखिए अलग अलग साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी अलग अलग थ्योरीज दी। तो जो फाइनल डेफिनेशन अभी तक हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं वो डेफिनेशन है कंपाउंड्स विच contains carbon, hydrogen and some other elements are known as ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या हमने पढ़ा कि ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन इनका होना तो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कोई कंपाउंड अगर आपको दिख रहा है उसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है और साथ में कोई और एलिमेंट है तो आप कह सकते हैं कि वो कंपाउंड हमारा क्या कहलाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अगर देखा जाए तो सबसे मेन हीरो हमारे कौन है, मेन जो रोल प्ले कर रहे हैं वो हमारे कौन कौन है, हमारा एक तो कार्बन और दूसरा क्या, हाइड्रोजन। मतलब इन दो एलिमेंट्स का होना हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर एग्जांपल में अगर बात करूं बच्चे, एग्जांपल में अगर बात करूं, बहुत सारे एग्जांपल हम लिख सकते हैं। जैसे मान लें हमने एक रैंडम एक कंपाउंड लिख दिया, जैसे मान लें ये कंपाउंड लिख दिया हमने। तो इस कंपाउंड में अगर आप देखें तो कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट है। कार्बन के कितने एटम प्रेजेंट है, 3। हाइड्रोजन के कितने एटम प्रेजेंट, 3 2 5 3 8। तो अगर देखें इस पूरे कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट है और हाइड्रोजन प्रेजेंट है और हमने पढ़ रखा है कि ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और कोई एलिमेंट है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बट वो हमारा तब हमारा कंपाउंड क्या कहलाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसे एग्जांपल ये ले लिया, ऐसे एग्जांपल अगर मैं और लूँ, जैसे मैंने ले लिया CH3COOH। ये कंपाउंड का नेम क्या है, ये कंपाउंड है क्या, ये आगे लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग बिल्कुल बेसिक सी बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे होते क्या। अब जैसे इसमें बात करें तो अगर इसमें अगर देखें तो कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, बट कार्बन हाइड्रोजन के साथ हमारा क्या एक एलिमेंट और है, वो हमारा क्या है, ऑक्सीजन। तो इस कंपाउंड को भी हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल एक और ले, जैसे मान लें एग्जाम्पल ये हमने CH3CH2NH2। तो इस कंपाउंड में अगर देखें तो कौन कौन से एटम प्रेजेंट है, हमारे कार्बन के एटम प्रेजेंट है, हाइड्रोजन के एटम प्रेजेंट है और किसके, नाइट्रोजन के एटम प्रेजेंट है। इनको भी हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हैं। इसका हम बेसिक डेफिनेशन समझ गए कि ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए, इन दो एटम्स के साथ कोई अगर तीसरा आइटम प्रेजेंट है तब भी वो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। बट मस्ट कंडीशन क्या है कि कार्बन और हाइड्रोजन का होना जरूरी है, ठीक। और सबसे एक इंपॉर्टेंट बात जो आप नोट करके लिख देना कि कार्बन जो होता है, नोट करके लिख देना, कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, हमारा 4 बॉन्ड। तो अगर यहां पे देखें, देखिए तो कार्बन, ये कार्बन इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना चुका है, तो बचे कितने बॉन्ड, 3। तो इसलिए 3 हाइड्रोजन जोड़े। ये कार्बन देखो तो ये 2 बॉन्ड बना चुका है, तो बचे 4 में से कितने, 2, इसलिए 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए। इस कार्बन के देखिए आप, तो ये कार्बन एक बॉन्ड बना चुका है, तो 4 में से एक बॉन्ड बन चुका है, बचे कितने, 3। तो इसलिए 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए। तो ऐसे अगर देखा जाए तो कार्बन हमारे 4 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन हमारे 3 बॉन्ड्स बनाता है, जो बिल्कुल बेसिक सी बात है। ऑक्सीजन हमारे 2 बॉन्ड बनाता है, ये हम लोग 8th 9th से पढ़ते आ रहे हैं। और हमारा हाइड्रोजन जो है वो 1 बॉन्ड बनाता है। तो इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए आगे, ताकि आपको बेसिक्स आगे समझ में आए। तो आपने बताया कि कार्बन की हमारी वैलेंसी होती है 4, नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, ऑक्सीजन की 2, हाइड्रोजन की 1। इसलिए कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन 1। तो हम ये समझ गए कि इस पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो सबसे मेन हीरो हमारा कौन है, कार्बन। उसके बाद हमारा कौन, हाइड्रोजन। मतलब कोई चीज दिखे चाहे ना दिखे, इस पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कार्बन और हाइड्रोजन ये 2 चीजें जरूर दिखेंगी। तो इसको नोट करके पॉज करके तो आगे मूव करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमारे दिमाग में ये आया होगा कि पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में हमारे 118 एलिमेंट है,
बट सबके लिए हमारी अलग अलग केमिस्ट्री तो नहीं बनी है ना। बट अभी हमने क्या बताया कि इस पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे बड़ा हीरो कौन है हमारा, कार्बन। मतलब कार्बन के अंदर कुछ ऐसी खास बात होगी जिसके लिए हमने इसके लिए एक नई केमिस्ट्री की ब्रांच निकाली, इसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसका खुद का कुछ यूनिक नेचर होगा ना, जिसके से हम इसको हीरो बोल रहे हैं। तो इसके यूनिक नेचर की अगर बात करें तो इसका हमारा सबसे इंपॉर्टेंट यूनिक नेचर है जो ये शो करता है, जो बाकी के एलिमेंट नहीं शो करते, वो है हमारा कैटेनेशन। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, कि कैटेनेशन बोले या फिर सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। अब समझने वाली बात यह है कि व्हाट इज कैटेनेशन या फिर व्हाट इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। तो किसी भी एटम की वो टेंडेंसी कि वो खुद के एटम्स से कंबाइन करके जितनी लंबी चेन चाहे उतनी लंबी चेन फॉर्म कर सकता है, इस प्रॉपर्टी है, इस टेंडेंसी को हम लोग बोलते हैं कैटेनेशन। मैंने क्या बताया, फिर से रिपीट करें कि किसी भी एटम की वो प्रॉपर्टी कि वो खुद के एटम से कंबाइन करके जितनी लंबी चेन चाहे उतनी लंबी चेन फॉर्म कर सकता है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटेनेशन। और कार्बन के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है। अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। इसका मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो खुद दूसरा कार्बन लगा दिया, फिर से एक कार्बन क्या किया हमने, एक और लगा दिया। तो आप जितना लंबा कार्बन की चेन चाहें उतनी लंबी कार्बन की चेन फॉर्म कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है हमारी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी या फिर कह लो कैटेनेशन। ठीक है। अब एक क्वेश्चन माइंड में और आता है कि कार्बन के ही अंदर कैटेनेशन की प्रॉपर्टी शो क्यों नहीं होती है। अगर मैं और कोई एलिमेंट लूँ, मैंने ले लिया नाइट्रोजन, अब मैं आपसे पूछूं कि नाइट्रोजन क्यों नहीं कैटेनेशन की प्रॉपर्टी शो कर सकता है, कार्बन क्यों शो कर रहा है, नाइट्रोजन क्यों नहीं शो कर सकता है। तो देखो समझे, अगर मैं एग्जांपल लूँ जैसे नाइट्रोजन, तो मैंने पढ़ा है आपको क्या कि नाइट्रोजन भैया 3 बॉन्ड बनाता है। तो आप बोलोगे भैया ये भी तो हो सकता है ना, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है तो एक नाइट्रोजन यहाँ और जोड़ दे, फिर एक नाइट्रोजन और जोड़ दे, ऐसे करके ये भी तो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी शो कर सकता है ना। बट क्यों नहीं करेगा ये समझना। अब हमने पढ़ रखा है कि नाइट्रोजन अगर हम देखें तो नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, एक लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर होता है। तो यहाँ पे ये जो दो लोन पेयर आपको दिख रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे पे लगाएंगे रिपल्सिव फोर्स। क्या लगाएंगे, एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स, जिसकी जो ये हमारा ये जो बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड, ये इसको झेल नहीं पाएगा और ये बॉन्ड क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। मतलब यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन होने की वजह से ये कंपाउंड इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये कंपाउंड इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, और ये लोन पेयर तो अभी भी है, बट पहले क्या था, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड था, अब ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो अब इसके जो लोन पेयर रिपल्शन, अब इसको ये झेल लेगा। बट अगर ये सिंगल बॉन्ड था, ये इसको झेल नहीं पा रहा था, इसलिए जो N2 है वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करके किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इस फॉर्म में। तो अगर हम यहाँ देखें, कार्बन के ऊपर कोई भी लोन पेयर होता है क्या, नहीं, कार्बन के ऊपर कोई भी लोन पेयर नहीं होता है, जिसकी वजह से ये क्या कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, कैटेनेशन की। अगर आप चाहें तो नोट में ये बात लिख सकते हैं, नोट में क्या लिख सकते हैं, देयर इज नो लोन पेयर रिपल्शन, there is no lone pair repulsion in carbon, so it shows highest extent of catenation। तो हमने देखो 2 बातें सीख ली कि हमारा ये जो कार्बन है, इस कार्बन के अंदर ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से इसकी अलग से केमिस्ट्री बनाई गई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो क्या प्रॉपर्टी इसकी जो इसको बाकियों से अलग करती है, क्या प्रॉपर्टी हमारी कैटेनेशन या फिर कह ले सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। और बाकी एलिमेंट के अंदर ये प्रॉपर्टी क्यों नहीं है। अगर देखा जाए नाइट्रोजन का एग्जाम्पल है, तो नाइट्रोजन इस फॉर्म में एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर है लोन पेयर और यहाँ पे लगेगा लोन पेयर रिपल्शन। तो ये जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि बहुत ही वीक बॉन्ड है। अब यही अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ये इस बॉन्ड को, इस रिपल्शन को झेल लेगा और ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ना कि इस फॉर्म में। और कार्बन में कोई भी लोन पेयर रिपल्शन नहीं होता है, जिसकी वजह से इसमें कैटेनेशन की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होती है। तो हम समझ गए कि यूनिक नेचर कार्बन का क्या है। तो नोट करें इसको, तो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हम समझ तो गए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। देखो बच्चा, एक इंपॉर्टेंट बात और है कि अगर आप चाहेंगे ना कि ऐसे फोन में अगर देख के अगर तुम चाहोगे तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ जाएगी, तो नहीं आएगी। इसके लिए आपको साथ में कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा, साथ में नोट्स बनाने पड़ेंगे, तभी काम बनेगा, अदरवाइज काम नहीं बनेगा। ठीक, तो साथ में कॉपी पेन लेके बैठना और साथ में नोट्स बनाना, तब पूरी तरीके से समझ में आएगी। ऐसे आपको लगे एट अ मोमेंट तो आपको लगेगा कि समझ में आ रही है, बट एक दिन बाद 2 दिन बाद सब दिमाग से गायब हो जाएगा ना। इसलिए साथ में नोट्स बनाना तो फायदा देगा इसको। ठीक, तो मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ।
तो हमारा टॉपिक क्या है, हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये हमें सीखना है। ठीक, तो अभी तक शायद रिप्रेजेंट करने के कुछ मेथड या कुछ नाम आपने सुने होंगे। ऐसे मान लो मैंने कोई कंपाउंड ले लिया, एट रैंडम कोई कंपाउंड ले लिया, ऐसे मैंने लिया ये CH3, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, पता है ना, CH2, CH2, C डबल बॉन्ड OOH। जैसे एट रैंडम मैंने कोई कंपाउंड ले लिया, ये हमारा कोई कंपाउंड है। तो इस कंपाउंड को पहले बात बताओ, आप ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? क्यों बोलेंगे? क्योंकि हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी, द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड अदर एलिमेंट एंड सम अदर एलिमेंट। तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन तो ही, उसको छोड़ के क्या है, ऑक्सीजन है, इसलिए हमारा क्या कहलाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। ठीक, तो ये जो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने रिप्रेजेंट किया है, ये कहलाता है इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या कहलाता है बच्चा इसका? ये कहलाता है इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक, तो एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका हम समझ गए कि एक, अगर आप कोई भी कंपाउंड को, आप उस कंपाउंड में जो भी एटम्स हैं उनके अरेंजमेंट को आप दिखा दें कि कौन कहाँ प्लेस है और किसके बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, तो उस फॉर्मूले को हम लोग, उस रिप्रेजेंटेशन को कहेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक, तो एक रिप्रेजेंटेशन तो ये होगी बच्चा। अब दूसरी रिप्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूँ, तो इस पूरे कंपाउंड में अगर मैं पूछूँ कितने कार्बन, तो आप बोलोगे कार्बन है भैया 1 2 3 4। कार्बन कितने हमारे? 4। तो कार्बन 4 है। हाइड्रोजन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। हाइड्रोजन कितने? 8। और तीसरा एलिमेंट कौन सा प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने एटम प्रेजेंट है? 1 2। तो ये अगर देखा जाए तो ये हमने कुछ रिप्रेजेंट किया। तो ये रिप्रेजेंटेशन क्या बता रही है कि इस कंपाउंड में किस एलिमेंट के कितने एटम प्रेजेंट है। कार्बन एलिमेंट है तो उस कार्बन एलिमेंट के 4 एटम प्रेजेंट है। हाइड्रोजन है तो 8। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। ये रिप्रेजेंटेशन हमारी कहलाती है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या कहलाती है बच्चा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी कंपाउंड में किस एलिमेंट के कितने एटम एक्चुअली में प्रेजेंट है, वो डिफाइन करता है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और एक हमारी एक रिप्रेजेंटेशन और होती है, इसको हम बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये आपने शायद सुन भी रखा होगा, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला शायद पहले सुना होगा। नहीं सुना तो कोई बात नहीं, भी और डिटेल में समझेंगे इसको। ठीक है, अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला समझ गए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समझ गए। अब बात करते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला कि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल। जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जो एटम्स हैं इनका सिंपलेस्ट रेशियो ले लें। सिंपलेस्ट रेशियो का मतलब, अभी से इसमें देखा जाए तो 2 कॉमन है, सबको 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा हमारा? C2H4O1। ये कहलाएगा इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये क्या कहलाएगा बच्चा? इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो अभी हम फिलहाल हमें 3 रिप्रेजेंटेशन पे भी फोकस करना है। वो हमारा क्या है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या बताता है? हमें ये बात बताता है कि कौन से एटम का अरेंजमेंट कहाँ पे है और किस एटम का किस एटम के साथ कौन सा बॉन्ड बना हुआ है, इसकी रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और उस कंपाउंड में किस एलिमेंट के कितने एटम प्रेजेंट हैं वो डिफाइन करता है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जो एटम्स प्रेजेंट है इनका सिंपलेस्ट रेशियो कहलाता है हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो मैंने आपको अभी क्या समझाया कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है। 2 चीज़ों को ये रिप्रेजेंट करता है। पहली चीज़ तो ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी अगर हमारा कंपाउंड है तो उस कंपाउंड में जो भी एटम्स प्रेजेंट है उनका अरेंजमेंट शो कर रहा है ना। पहले तो ये शो कर रहा है ना, इट शोज द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड। तो पहली बात अगर हमको लिखनी है तो पहली बात तो हम लोग यही लिखेंगे कि स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या डिफाइन करता है। इट शोज द अरेंजमेंट ऑफ ऑल एटम्स इन अ कंपाउंड। मतलब कौन सा एटम कहाँ पे अरेंज है और किस तरीके से अरेंज है वो डिफाइन करता है इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। पहली बात तो ये देता है, ये इंफॉर्मेशन देता है। दूसरी बात ये बताता है कि किस एटम का
किस एटम के साथ कौन सा बॉन्ड बन रहा है। देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बन रहा है ना, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है, ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दूसरी इंफॉर्मेशन क्या देता है, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द bonds formed between the atoms। तो ये दो चीज़ों को हम लोग रिप्रेजेंट करता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। पहली चीज़ तो ये रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा एटम उस कंपाउंड में कहाँ पे अरेंज है, और दूसरी चीज़ ये बताता है कि किस एटम का किस एटम के साथ कौन सा बॉन्ड बन रहा है। ऐसी रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और एग्जांपल में ये नोट कर लेना स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का, नोट कर इसको। दूसरी हेडिंग लगाएंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मैंने अभी आपको क्या एक्सप्लेन किया था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, कि आपको जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको सामने दे रखा है, आप और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताएगा उसके बारे में। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये इंफॉर्मेशन देगा कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में किस एलिमेंट के कितने एटम्स प्रेजेंट है, एक्चुअल में कितने एटम्स किस एलिमेंट के प्रेजेंट है। ये इंफॉर्मेशन कौन देता है, हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो डेफिनेशन क्या होगी हमारी, इट represents the actual number of atoms, it represents the actual number of atoms of each element in a compound। किसी भी कंपाउंड में किस एलिमेंट के कितने एटम प्रेजेंट हैं, ये कौन डिफाइन करता है, हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बट एक नोट करें एक बात को, कि अगर आप देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें ये बता रहा है क्या कि किस एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, तो देख के पता चल रहा है क्या, नहीं। इसका मतलब ये हमारा बॉन्ड जो प्रेजेंट है इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है। तो दूसरा पॉइंट में क्या लिखिए, इट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन द एटम। इसका मतलब हमें ये दो पॉइंट, इसमें भी दो पॉइंट ध्यान रखने। पहला पॉइंट क्या, कि हमारा जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में किस एलिमेंट के कितने एटम प्रेजेंट है, एक तो बात ये बताता है, और दूसरी बात ये हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं देता है कि किस एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये कहानी हो गई हमारी किसकी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नोट करें तो मूव करते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला की तरफ। तीसरी हेडिंग लगाएंगे बच्चा, एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब मैंने एम्पेरिकल फॉर्मूला में आपको क्या बताया था, आपके पास जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया है उनमें जो एटम्स प्रेजेंट हैं उन एटम्स का जो सिंपलेस्ट रेशियो होगा वो डिफाइन करेगा उसके एम्पेरिकल फॉर्मूला को। अगर देखा जाए तो इन सब में 2 कॉमन है, तो अगर 2 से सबको डिवाइड कर दे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C2H4O1। तो ये कहलाएगा इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। मतलब डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, इट रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स इन आ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में जो जितने एटम्स प्रेजेंट हैं उनका जो सिंपलेस्ट रेशियो होगा वो डिफाइन करेगा उसका इंपेरिकल फॉर्मूला। अब इंपेरिकल फॉर्मूला में भी देखें तो कोई भी इंफॉर्मेशन आपको बॉन्ड के लिए मिल रही है क्या, तो इसमें भी सेम पॉइंट, इट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन द एटम्स। तो ये पूरी कहानी थी, आई होप समझ में आया होगा आपको पूरा। ये पूरी कहानी थी कि क्या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है और क्या इंपेरिकल फॉर्मूला होता है। तो ये नोट करें तो आगे मूव करते हैं। तो बच्चा 2 तरीके के रिप्रेजेंटेशन की बात हमें और करनी है, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे हमारा कंडेंस्ड फॉर्मूला। यानी क्या लगाएंगे, कंडेंस्ड फॉर्मूला। ठीक, समझने से पहले अगर मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडेंस्ड, सिंपल मैं पूछ रहा हूं आपसे कि कंडेंस्ड का मतलब क्या होता है। तो अगर मैं बात करें तो कंडेंस्ड की अगर सिंपल मीनिंग की बात मैं करूं तो किसी भी चीज़ को छोटा करने को बोलते हैं कंडेंस करना। कंडेंस मतलब कि कोई भी चीज़ है उसको अगर आप छोटा करने को तो कर दोगे तब हम कहते हैं वो क्या है, हमारी कंडेंस्ड फॉर्म। अच्छा देखो, इसको
एग्जाम्पल से समझेंगे, डेफिनेशन तो बाद में लिखते रहेंगे, पहले एग्जाम्पल समझते कि है क्या। जैसे मान लो मैंने तुम्हें एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया, ऐसे मैंने बना के दिया, ऐसे ठीक, जैसे मैं तुम्हें ये बना के दिया, ये मैंने कोई एक कंपाउंड आपको बना के दिया। तो अगर मैं पहले सबसे आपसे ये पूछूं कि ये कंपाउंड जो है ये कौन सा फॉर्मूला है, तो ये हमारा है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो भी हम पढ़ के आए। ठीक, अब मैं बोल रहा हूँ इसको, इस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को हमें कन्वर्ट करना है कंडेंस्ड फॉर्म में। किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? कंडेंस्ड फॉर्म में। ठीक, तो ये हमारा एग्जाम्पल है। ठीक, कन्वर्ट कैसे करेंगे ये समझाता हूँ। ठीक, तो ये एग्जाम्पल है हमारा, तो ये जो फॉर्म है हमारी, इसको हमें कन्वर्ट करना है हमारा कंडेंस्ड फॉर्म में। ठीक, तो कंडेंस्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले लिखने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं बात करूँ, ये कार्बन है, तो ये कार्बन लिखेंगे, तो इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 1 2 3, तो 3 हाइड्रोजन। ठीक, फिर नेक्स्ट वाले पे आते हैं। तो ये नेक्स्ट वाला क्या है? कार्बन, कार्बन लिखा। इस कार्बन से 2 चीज जुड़ी है, एक तो H जुड़ा है और एक CH3 जुड़ा है, तो एक H लिख देंगे, फिर ब्रैकेट में जो चीज ब्रांच में लिखी होगी उसको ब्रैकेट में CH3। फिर ठीक, आगे आएंगे, फिर ये नेक्स्ट कार्बन, कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 2, CH2। फिर लास्ट में ये कार्बन, इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 3। ये कहलाएगी इसकी कंडेंस्ड फॉर्म। मतलब ये हमारा कैसा फॉर्मूला बताओ? ये हमारा क्या है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और ये कहलाएगा बच्चा इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला। क्या कहलाएगा? कंडेंस्ड फॉर्मूला। तो अगर यहीं से देखो, हम लोग डेफिनेशन अलग से नहीं लिखेंगे, ये जो हमने एग्जांपल पढ़ा है इसी में जो हमने सीखा उसी को लिख देंगे, कुछ नई कहानी थोड़ी ना करनी। तो हमने देखा कि जो कंडेंस्ड फॉर्मूला है ये हमें ये तो बता रहा है कि कौन सा एटम किससे लिंक है। मतलब ये कार्बन इससे जुड़ा है, दिखा रहा है, फिर इस कार्बन से 1 हाइड्रोजन जुड़ा, ये भी दिखा रहा है, इस कार्बन से CH3 जुड़ा, ये भी दिखा रहा है, फिर नेक्स्ट कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, फिर उससे 1 कार्बन जुड़ा, फिर हाइड्रोजन। मतलब ये एटम्स की कनेक्टिविटी को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, बट किस एटम के बीच में, किन किन एटम्स के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है ये डिफाइन नहीं कर रहा है। अगर आप देखिए इस कंडेंस्ड फॉर्म में, तो ये तो हमको दिखा रहा है कि किस एटम कि कौन सा एटम से लिंक है, बट किन एटम्स के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है ये हमें कंडेंस्ड फॉर्मूला नहीं बता रहा है। तो अगर हम डेफिनेशन लिखने की बात करें तो हम ये लिख सकते हैं ना, इट रिप्रेजेंट्स या इट डिफाइन द connectivity of atoms, it defines the connectivity of atoms but does not the bonds present between the atoms। तो हम ये कह सकते हैं ना कि जो हमारा कंडेंस फॉर्म है वो हमें ये तो बताता है कि कौन से एटम से कौन सा एटम लिंक है, बट वो किस बॉन्ड से लिंक है ये नहीं बताता। इट रिप्रेजेंट्स द कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स बट डज नॉट रिप्रेजेंट्स द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स। तो ये हमारा कहानी हो गई किसकी? कंडेंस्ड फॉर्मूला की। ये अभी डेफिनेशन नोट करके एग्जांपल नोट करें, अभी बहुत सारे एग्जांपल लिखते हैं और साथ में प्रैक्टिस करेंगे कि हम कैसे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को कन्वर्ट करेंगे कंडेंस्ड फॉर्मूला में। ये भी नोट करें, फिर एग्जांपल साथ में नोट करते हैं और बहुत सारे एग्जांपल प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चा ये कुछ एग्जांपल्स मैंने नोट किए हैं, इन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को हमें कन्वर्ट करना है किसमें? कंडेंस्ड फॉर्मूला में। आइए साथ में एक एक एग्जांपल को साथ में सॉल्व करेंगे। देखिए पहला एग्जांपल देखो, तो देखो क्या लगा है, एक एक कार्बन की बात करनी, ज्यादा दूर नहीं जाना है, भागना नहीं आगे के। एक बिल्कुल सिंपल, देखो ये कार्बन है, इस कार्बन से देखो कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 1 2 3। सबसे पहले लिखेंगे एक कार्बन है, उस एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े, लिख दिया भैया। ठीक, फिर इतनी कहानी हो गई ना। अब नेक्स्ट कार्बन का, तो नेक्स्ट कार्बन से क्या जुड़ा है? 2 हाइड्रोजन। अभी मैंने क्या बताया था कि जो कंडेंस्ड फॉर्म है वो कौन सा एटम किससे लिंक है ये तो बताता है, बट किन एटम्स के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है ये डिफाइन हमारा कंडेंस्ड फॉर्मूला नहीं करता है। तो बॉन्ड नहीं लगाएंगे, ये C और 2H, तो CH2 लिख दिया। ठीक, आगे कहानी पे आते हैं। नेक्स्ट अगर तीसरे कार्बन पे आए तो देखो इस कार्बन से एक ऊपर CH3 लगा है, देखो CH3,
और इस कार्बन से एक और CH3 लगा है, तो नेक्स्ट कार्बन की जब कहानी लिखेंगे, मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी चीज़ अगर ब्रांचिंग में है तो आप उसको ब्रैकेट में लिखेंगे ना। तो यहाँ कितने CH3 है, एक ऊपर एक नीचे, तो ऐसे लिखेंगे CH3 होल ट्वाइस। ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि ब्रांचिंग में। इतनी कहानी होगी। अब यहाँ पे आओ, नेक्स्ट में कार्बन, इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 2, तो CH2। और लास्ट कार्बन, इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन, 1 2 3, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन। तो ये हो गया इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला। आई होप समझ में आया होगा ना। ठीक, आइए नेक्स्ट एग्जांपल मूव करते हैं। अब वही कहानी पुरानी, पहला कार्बन देखो, इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े, 1 2 3, एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन। ठीक, नए कार्बन पर दूसरे कार्बन में, इस कार्बन से कितने जुड़े हैं, 2, तो CH2। नेक्स्ट कार्बन से, एक कार्बन से, इस कार्बन से कितने जुड़े हैं, खाली एक हाइड्रोजन, तो CH। और बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, एक कार्बन, इससे कितने हाइड्रोजन, 1, तो CH। और लास्ट में कितना, इस कार्बन से कितने, 3 हाइड्रोजन, तो CH3। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं और चाहे कंडेंस करना। कंडेंस का मतलब मैंने क्या बताया था, छोटा करना। अब देखो ये काफी लेंथी लग रहा है, अब इसको देखो, इसका कंडेंस फॉर्म लिख दिया हमने। अब इसको और चाहे एक फॉर्म में और लिख सकते हैं। तो यहाँ कितने CH, ये भी CH ये भी CH, तो ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 CH होल ट्वाइस CH3। तो ये दोनों ही हमारे सही हैं, बोथ आर करेक्ट। ठीक, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल है, इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3, तो कितने कैसे लिखेंगे, CH3, फिर CH2, फिर क्या लगा है NH, फिर CH2 और फिर CH3। तो ये कुछ एग्जांपल्स नोट करें, तो अभी और प्रैक्टिस करते हैं। नोट करें इसको पॉज करके। तो बच्चे ये कुछ और एग्जांपल्स मैंने नोट किए, इसको भी साथ में सॉल्व करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए वही पुरानी कहानी, ये कार्बन, इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन, 3, तो क्या लिखेंगे CH3 लिखा। नेक्स्ट है, इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन, 2, CH2। नेक्स्ट, इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन, 2, तो CH2। फिर देखिए CH2 और फिर CH3, CH2 फिर क्या CH3। और इसको आप चाहें तो एक फॉर्म में और कंडेंस अगर करना चाहें तो CH2 CH2 CH2, कितने CH2 हैं, 3, तो इसको लिख सकते हैं CH3 CH2 का होल थ्राइस CH3। तो ये दोनों ही फॉर्मूले हमारे क्या है, करेक्ट है, किसके लिए, कंडेंस फॉर्मूला के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही पुरानी कहानी, इस कार्बन है, इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन, 3, तो क्या लिखेंगे CH3। फिर नेक्स्ट कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े, 2, तो क्या लगाएंगे हमारा CH2। फिर इस कार्बन से, अब देखो यहां, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा है और एक OH जुड़ा है, तो पहले तो CH लिखेंगे और जो भी ब्रांच में लगा उसको ब्रैकेट में, तो OH लगाया। फिर नेक्स्ट क्या लगाए, CH और फिर CH3, तो CH और फिर CH3। अब अगर इसमें कंफ्यूजन हो ना कि यहाँ पे तो लगातार CH2 थे तो इसको CH2 को होल थ्राइस लिख दिया, यहाँ पे भी तो 2 CH है, इसको CH का होल ट्वाइस क्यों नहीं लिखा। देखें ये CH और ये CH, इस CH से OH ग्रुप भी जुड़ा है, देख रहे हैं ना, एक CH से OH ग्रुप भी था, खाली CH होता ये CH होता तो CH का होल ट्वाइस कर देते। ये फॉर्म हमारा करेक्ट है। देखिए लास्ट एग्जाम्पल देखिए, ये कार्बन है, इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े, 3, तो क्या लिखेंगे CH3। फिर एक कार्बन, फिर 2, तो क्या C और फिर क्या C। फिर नेक्स्ट देखें, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन, फिर इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन, फिर इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन, इसका मतलब CH2 CH3। अब इसको आपको और कंडेंस फॉर्म में अगर लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, CH3 2 कार्बन है ना, तो C2, CH2 भी कितने हैं, 2 लगातार, इसलिए होल ट्वाइस लगा दिया और फिर CH3। तो कहानी समझ में आई ना कि यहां क्यों नहीं लगाया होल ट्वाइस और यहां क्यों लगाया, लगातार थे, उससे और कोई ग्रुप नहीं जुड़ा था, इसलिए CH2 का होल ट्वाइस CH3। तो ये नोट करें और फिर कुछ साइक्लिक कंपाउंड्स की बात करते हैं। अब बच्चा ये कुछ साइक्लिक कंपाउंड्स लिखे हैं, इनको हमें लिखना है कंडेंस्ड फॉर्म में। ठीक,
तो अगर ये कंपाउंड देखें तो ये क्या लिखा है, ये कार्बन है, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा है तो CH लिख दिया। ये कार्बन है, इस कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़े हैं तो CH2 लिख दिया। ये कार्बन है, इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा है तो CH लिख दिया। तो क्या इसको ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? नहीं, हवा में थोड़ा लटके भाई। इसमें जो कंडेंस फॉर्मूला की जो हमने डेफिनेशन लिखी थी साइक्लिक कंपाउंड में, वो थोड़ी सी ब्रेक कर जाती है। उन्होंने क्या बताया था कि आप बॉन्ड्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, बट अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो आपको बॉन्ड इसके बीच का बनाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे इसको बॉन्ड को भी रिप्रेजेंट करेंगे, किसके किसके बीच के बॉन्ड को, कार्बन और कार्बन। तो ये है इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला। ठीक, इस क्वेश्चन में तो यहाँ देखिए, ये कार्बन इससे कितने हाइड्रोजन, 2। ये कार्बन है, इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 2। फिर ये कार्बन, इससे भी कितने हाइड्रोजन, 2। नीचे वाला कार्बन, इससे भी कितने हाइड्रोजन, 2। और इससे भी कितने हाइड्रोजन, 2। और सारे किससे अटैच्ड है, सिंगल बॉन्ड से। तो यहाँ पे आपको सिंगल बॉन्ड शो करना पड़ेगा, क्योंकि ये कौन सा कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड्स में आपको कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ये बच्चा पूरी कहानी थी हमारी किसकी, कंडेंस्ड फॉर्मूले की। आई होप समझ में आया होगा पूरा ये कहानी। तो आप नोट कर ले इसको। इसके बाद आप आज के लास्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो है हमारा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। और वो सबसे इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, हमारी रिप्रेजेंटेशन कौन सी, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ये नोट करें तो मूव करते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ आज के। तो बच्चा देखिए, आज का लास्ट टॉपिक और हमारी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का लास्ट फॉर्मूला है हमारा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। हेडिंग लगा मेरे साथ, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, और इसी को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। और मार्क कर लेना, सबसे इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अगर आप आगे हायर स्टडी से पढ़ेंगे तो जितने भी कंपाउंड्स आपको मिलेंगे वो सारे के सारे बॉन्ड लाइन फॉर्म में मिलेंगे। तो इंपॉर्टेंट जरूर मार्क कर लेना इसको आप। अब देखिए, अब बॉन्ड लाइन फॉर्मूला समझने से पहले एक टर्म है हमारा हेट्रो एटम्स। क्या टर्म है हमारा, हेट्रो एटम्स। समझते पहले कि हेट्रो एटम्स होते क्या है, व्हाट आर हेट्रो एटम्स। तो जैसा कि हमने पढ़ा, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसका मेन हीरो कौन है हमारा, कार्बन और कौन, हाइड्रोजन। इसका मतलब कोई भी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दे रखा है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर जो भी एटम्स प्रेजेंट होंगे वो हमारे कहलाएंगे हेट्रो एटम्स। मैंने क्या बताया, द एटम्स प्रेजेंट in a organic compound, the atoms present in a organic compound other than carbon and hydrogen are known as heteroatoms। मतलब आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर आपको कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के कोई और कंपाउंड अगर आपको दिखे तो वो क्या कहलाएगा, हमारा हेट्रो एटम्स। और इस बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में आपको जो रिप्रेजेंट करने होते हैं ये खाली हेट्रो एटम्स करने होते हैं। हेट्रो एटम्स का मतलब कार्बन और कार्बन से जुड़े डायरेक्ट जो हाइड्रोजन होंगे उसको आप बॉन्ड लाइन नोटेशन में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हेट्रो एटम्स को नोट कर ले। तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूले की तरफ मैं एक एक रूल बताता हूं, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में, आपको ये समझना, हमने ये समझ लिया ना कि हेट्रो एटम्स क्या होते हैं। हेट्रो एटम्स हमारे वो एटम्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के होते हैं। तो सबसे पहली बात कि जो भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है जिसको हमें बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, आप उसमें हर एक एटम के बीच में जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे किससे, जिगजैग मैनर से। नहीं समझ में आया, कोई बात, एग्जांपल समझते हैं। जैसे एग्जांपल में मैंने लिया बच्चा CH3 CH2 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 CH3, ये हमने मान लो एक और कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया। अब अगर आप यहां देखें तो यहां पे जो कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है। इस बॉन्ड को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे, जिगजैग मैनर। एवरी बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड एज अ लाइन इन जिगजैग मैनर। मतलब जो भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो बॉन्ड प्रेजेंट है उन बॉन्ड्स को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे, जिगजैग मैनर से। और दूसरी बात मैंने क्या बताया था, इस कहानी की जो मेन हीरो है कौन, हाइड्रोजन और कार्बन। मतलब कार्बन
और कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच्ड हाइड्रोजन है उसको आप कभी भी बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। द हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड टू द कार्बन आर नॉट शोन इन जिगजैग नोटेशन, या फिर कह लें बॉन्ड लाइन फॉर्मूले। ठीक, अब इसको रिप्रेजेंट करना है हमें बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में। कैसे करेंगे? सबसे पहले अगर आप काउंट करें तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो सिंपल जिगजैग बनाएं, 1 2 3 4 5। हर एक ये जो एज है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चा? कार्बन को। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? कार्बन को। अभी हमने क्या पढ़ा? कार्बन और कार्बन से जुड़े डायरेक्ट जो हाइड्रोजन है उनको हमें रिप्रेजेंट करना नहीं है, और इस कंपाउंड में कोई भी हेटेरो एटम प्रेजेंट नहीं है, तो मतलब इस फॉर्मूले का ये हो गई क्या? बॉन्ड लाइन नोटेशन। ठीक, एग्जांपल और लेते हैं। ऐसे एग्जांपल लिया मैंने CH3 CH CH3 CH3। अगेन देखें तो इस कंपाउंड में देखें मेन चेन में कितने कार्बन? 1 2 3, 1 2 3 बना दिया। बट इस दूसरे नंबर कार्बन से एक कार्बन की चेन और निकली है, तो ये 1 2 दूसरे नंबर से एक कार्बन, तो एक हमारी लाइन और बना दी। इसका मतलब हमें जो भी बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन कार्बन के बीच में उनको हमें रिप्रेजेंट करना है किससे? जिगजैग मैनर से। और कार्बन से जुड़े जो डायरेक्टली अटैच्ड हाइड्रोजन होंगे उनको आपको बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में रिप्रेजेंट नहीं करना है। तो ये कहानी थी हमारी किसकी? बॉन्ड लाइन फॉर्मूले की। इसको नोट कर लें। तो अभी और बहुत सारे एग्जांपल साथ में प्रैक्टिस करते हैं, नोट करें इसको। तो बच्चा ये कुछ एग्जांपल लिखे हैं, इसको हमें बॉन्ड लाइन नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो अब देखो कितने कार्बन दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। अब इन कार्बन्स को जिगजैग फॉर्म में लिखें, तो 1 2 3 4 5 6 लिख लिया बच्चा। ठीक, अब देखें जो इस कार्बन कार्बन के जो सिंगल है, बट सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में क्या लगा है? डबल बॉन्ड। तो आप सेकेंड, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा और तीसरा, तो दूसरे और तीसरे बीच में क्या लगा है? डबल बॉन्ड। और यहां पे कोई भी हेटेरो एटम प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब क्या? कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ कोई एटम प्रेजेंट है नहीं, इसलिए उसको रिप्रेजेंट हम लोग करेंगे। तो ये इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला गया। इस पे आए, अगेन देखिए इस पे 1 2 3 4 5 6, पुरानी कहानी, जिगजैग फॉर्म में बनाए 6 कार्बन, तो 1 2 3 4 5 6 बना लिया। अब देखें 1 2 3, यहां हाइड्रोजन प्रेजेंट है कि नहीं है? ऑक्सीजन है। अब मैंने आपको एक बात क्या बताई थी, हम वो हाइड्रोजन रिप्रेजेंट नहीं करेंगे जो डायरेक्टली कार्बन से अटैच होगा, जो किसी हेटेरो एटम से अटैच होगा उसको आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो थर्ड नंबर के कार्बन पे, मतलब 1 2 3, थर्ड नंबर कार्बन पे क्या लगा है? OH, तो यहां पे क्या लगा देंगे? ये OH। तो ये इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। यहां पे भी देखो, यहां पे भी हेटेरो एटम प्रेजेंट है कि नहीं? ऑक्सीजन। ठीक तो सबसे पहले क्या देखें, तो यहां कितने कार्बन है? इस तरफ 2, 1 2, इधर भी कितने हैं? 2। अब इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या लगा है? सिंगल बॉन्ड। तो रिप्रेजेंट तो बच्चा इसको भी हम लोग बॉन्ड लाइन जिगजैग फॉर्म में ही करेंगे, बट यहां पे ऑक्सीजन आपको दिखाना पड़ेगा। अब एक कार्बन ये हो गया और एक कार्बन ये हो गया। अब इस ऑक्सीजन से भी देखो कितने कार्बन जुड़े? 2, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। तो ये हो गया इसके जिगजैग नोटेशन। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे देखें, अब यहां पे बीच, यहां पे भी देखो हेटेरो एटम प्रेजेंट है कि नहीं? नाइट्रोजन। और इस नाइट्रोजन से ये जो हाइड्रोजन जुड़ा है इसको आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको वो हाइड्रोजन रिप्रेजेंट नहीं करने जो डायरेक्टली किससे जुड़ा है? हाइड्रोजन से। तो यहाँ नाइट्रोजन बनाया, तो ये नाइट्रोजन से जो हाइड्रोजन जुड़ा है इसको आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और इससे एक कार्बन इस तरफ जुड़ा है तो इसको रिप्रेजेंट कर दिया, और एक कार्बन इस तरफ जुड़ा है। तो ये हो गई हमारी किसकी? बॉन्ड लाइन नोटेशन। बट यहाँ पे क्या? इस NH को रिप्रेजेंट कर दिया। ये क्या? ये 2 कार्बन दिखा रहे जो इससे जुड़े। ठीक, इसमें आओ, मेन चेन देखो 1 2 3 4 बनाओ, 1 2 3 4। अब सेकेंड नंबर वाले कार्बन से क्या? डबल बॉन्ड के साथ क्या जुड़ा है? ऑक्सीजन। तो आपको इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन में दिखाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या है? हेटेरो एटम। पॉज करके नोट डाउन कर ले, तो मूव करते हैं आगे एग्जांपल की तरफ से, और एग्जांपल्स करते हैं इसके। तो बच्चा ये कुछ और एग्जांपल्स हैं, आइए इनको सॉल्व करते हैं। देखिए अगर ये पहला जो क्वेश्चन है तो आपको उसमें दिख रहा होगा एक कार्बन ना, तो ठीक, तो ये कार्बन हमने बनाया। तो जैसे ही मैं ये कार्बन बनाऊंगा तो इस कार्बन से हेटेरो एटम जुड़ा है, मतलब डबल बॉन्ड से मैं इसको ऑक्सीजन दिखा दूंगा।
अब कहानी फंसी किसकी, इस हाइड्रोजन की। हमने क्या पढ़ रखा है कि कार्बन से जो डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उनको आप रिप्रेजेंट बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में नहीं करते। अगर फॉर्मूले में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो इन बॉन्ड को अगर मैंने ऐसे बना दिया तो ये कंपाउंड क्या ये रह गया, नहीं, ये किसका स्ट्रक्चर बन गया, ये तो इसका स्ट्रक्चर, मतलब ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन, तो ये तो 3 कार्बन बन गए ना, बट यहाँ पे है कितने कार्बन, 1। तो इस केस में तो हम मार्क कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है कि इस केस में यहाँ आपको जो कार्बन से डायरेक्ट जो हाइड्रोजन जुड़े इनको भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप मेंशन नहीं करेंगे तो ये कार्बन की तरह बिहेव हो जाएंगे, और यहाँ पे कार्बन तो एक ही है ना, तो ये एंड कहलाएगा वो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, अब 4 कार्बन बना लिए और चौथे नंबर कार्बन से एक डबल बॉन्ड O जुड़ा है। फिर वही पुरानी कहानी, अगर इस हाइड्रोजन को हमको रिप्रेजेंट करना है तो अगर मान लो हमने खाली बॉन्ड लाइन छोड़ के छोड़ दिया तो ये किसको रिप्रेजेंट कर देगा, कार्बन को, बट ये है क्या, हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे सब आएगा, टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल। ठीक, अब यहां देखें तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 बनाओ, तो 1 2 3 4। ठीक, अब चौथे नंबर कार्बन से हेटेरोएटम जुड़ा है तो डबल बॉन्ड O लगा दिया, और फिर एक क्या जुड़ा है इस कार्बन से, OH भी जुड़ा है, तो यहां पे क्या है, एक OH दिखा दिया। तो ये इस फॉर्मूले का बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हो गया। ठीक, ये देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कितने कार्बन, 1 2 3 4 बनाओ, 1 2 3 4। अब सेकंड नंबर से 2 कार्बन, एक ऊपर जुड़ा है तो ऊपर की तरफ लाइन निकाल दी, और एक नीचे तो नीचे की तरफ, तो ये इसकी बॉन्ड लाइन नोटेशन हो गई। इसको नोट कर ले, तो फिर कुछ साइक्लिक कंपाउंड्स के बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाते हैं, नोट कर इसको। तो बच्चा ये कुछ साइक्लिक कंपाउंड्स लिखे हैं, इनकी हमें बॉन्ड लाइन नोटेशन लिखनी है। ठीक, तो यहां अगर देखें तो हमने पढ़ रखा है कि कार्बन और कार्बन से डायरेक्ट जुड़े हाइड्रोजन इनको तो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे नहीं, तो यहां देखें 1 2 3 4 5 6, सिंपल बस साइक्लिक फॉर्म में बना दें। कार्बन हाइड्रोजन रिप्रेजेंट करने नहीं, तो ये इसकी बॉन्ड लाइन नोटेशन हो गई। यहां देखिए कितने कार्बन की साइक्लिक चेन है, 3, बस ये इसकी साइक्लिक फॉर्म हो गई, बॉन्ड लाइन नोटेशन हो गई, सॉरी। ठीक, अब ये कंपाउंड तो बहुत जाना पहचान लग रहा होगा, बेंजीन कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, बेंजीन। ठीक, तो यहाँ कितने कार्बन दिख रहे हैं, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन का जो बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाएंगे कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। साइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं उसमें आप जिगजैग नहीं बनाएंगे, उसमें तो जैसा स्ट्रक्चर दे रखा है वैसे ही बनाएंगे ना। जो ओपन चेन होती है उसमें आप जिगजैग फॉर्म बनाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो डबल बॉन्ड यहाँ दिखा दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया और यहाँ पे लगा दिया। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको थोड़ा सा देखो, दोनों ही चीज है, यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड भी दिख रहा है, साइक्लिक फॉर्म भी है कार्बन की और ओपन फॉर्म भी। इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो देखो यहाँ पे साइकिल फॉर्म है तो सिंपल आप 4 कार्बन की साइकिल बना देंगे। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं, तो इस कार्बन से डायरेक्ट 1 2 3 तो बनाओ, एक कार्बन ये हो गया, 2 3। ठीक, तो इस कार्बन से जो पहला कार्बन जुड़ा है उस कार्बन से कितने, एक कार्बन की चेन जुड़ी है, तो एक कार्बन ऊपर ऐसे बना दिया। फिर नेक्स्ट वाले कार्बन, इस कार्बन से क्या जुड़ा, OH, तो यहां क्या लगा दी, OH। तो बच्चा ये हमारी पूरी कंप्लीट कहानी हुई किसकी, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला की, और यहाँ पे हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड खत्म हुआ, और साथ ही साथ हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आज हमारा पहला लेक्चर था वो खत्म हुआ। आई होप आपको समझ में आई होगी आज की कहानी। तो देखिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर 2 में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, बाय बाय। नोट कर लेना इसको।